आगे कि वनस्पति जड़ की मदद से पानी को शोषित कर दाब बढ़ाकर ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन जब बहुत बड़ी वनस्पति होती है तो ये दबाव पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, तो इसके लिए वनस्पति कोई दूसरा मार्ग अपनाती है। ऐसे हमने सीखा था, वो मार्ग है वाष्पोत्सर्जन। हम तो इतना जानते हैं कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन सामान्यतः जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों को ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है। ऊपरीमुखी गति यानी नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए सहायक होता है। ठीक है, यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब यानी मूल की मदद से उत्पन्न होने वाला दबाव वो रात्रि के समय में विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन में जब रंध्र खुले हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल बन जाता है, क्योंकि नीचे से तो दबाव है लेकिन इसकी मदद से जाइलम में ऊपर से खींचाव बल लगेगा। नीचे से दबाव ऊपर से खींचाव, नीचे से दबाव ऊपर से खींचाव, तो पत्तियों तक पानी पहुंच सकता है। अब पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है वो देखते हैं। भोजन क्या है पहले तो वो देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादकों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। पानी का वहन जाइलम से, खुराक का वहन फ्लोएम से होता है, खास याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों का ही वहन होगा तो उसके साथ साथ फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ का भी परिवहन कर देता है। ये पदार्थ कहाँ से आएंगे? तो ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ से भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों तक ले जाते हैं। यह स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी दिशा में होता है। याद रखना कि पादप में पानी का वहन केवल ऊपरी मुखी होता है जाइलम के द्वारा और भोजन का स्थानांतरण ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी फ्लोएम के द्वारा होता है, दोनों दिशा में। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरण होता है। जल का परिवहन ऊर्जा के बिना होता है और भोजन का परिवहन ऊर्जा के द्वारा होता है जो एटीपी की मदद से दी जाती है। यह उत्तक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश करता है। यह दाब पदार्थ को फ्लोएम से उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। ठीक है ना। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण तरीके बसंत में जड़ व तने के उत्तक में भंडारित शर्करा होती है। पतझड़ होती है ना तो उसमें पत्तियां गिर जाती है, तो अब पादप नई पत्ती कहाँ से लाए? तो शर्करा होती है। यह शर्करा का स्थानांतरण कलिका में हो जाता है जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वनस्पति पादप की वृद्धि आगे बढ़ जाती है। ऐसे होता है। उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचय वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन हो वो उत्सर्जन कहलाता है। कोई भी जीव जो भी खुराक लेता है वो सभी पाचित कर देता है, तो बोले ना, थोड़ा खुराक अपाचित भी रह जाता है, वो वर्ज्य पदार्थ के स्वरूप में कहलाता है। उसका निष्कासन यानी शरीर के बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वो क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है।
यहाँ पर मानव में उत्सर्जन तंत्र की रचना क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र के स्वरूप में एक जोड़ वृक्क, वृक्क यानी इंग्लिश में उससे किडनी कहा जाता है, गुजराती में मूत्रपिंड कहे छे। ये जो वृक्क होता है ना, वो उदर गुहा में, पेट उदर गुहा में पीछे की ओर यहाँ पर सेंटर में रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर एक जोड़ी वृक्क होता है, ठीक है। उसके साथ निकलने वाली एक जोड़ मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग, ये उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग हो गए। अब उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है वो चित्र समेत हम मानव का सीख लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उदरीय गुहा में स्थित होता है। कैसे कार्य करता है? तो ये जो वृक्क होता है ना, वो खास ध्यान में रखना है कि दोनों वृक्क सेम नहीं लेना है। हमारा दायां वृक्क बायां वृक्क की तुलना में थोड़ा नीचे और बायां थोड़ा ऊपर होता है। ऐसा क्यों? किताब में नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठा लेना कि पाचन तंत्र में हमने यहाँ पर बड़ा सा यकृत बनाया था, लीवर। यकृत का स्थान बनाने के लिए दायां वृक्क जो है थोड़ा नीचे और बायां वृक्क थोड़ा ऊपर, यानी दोनों वृक्क समान ही बनाने हैं। बायां वृक्क थोड़ा ऊपर, यानी कि आपके चौपड़े में चित्र बनाओ तो आधी लाइन जितना ऊपर, बस ज़्यादा नहीं। यानी कि वृक्क आपको 4 लाइन का बनाना है, ये वृक्क भी 4 लाइन का, लेकिन आधी लाइन ऊपर। दोनों वृक्क के बीच का डिस्टेंस 2.5 या 3 सेंटीमीटर तक रखना है, ज़्यादा नहीं। ये मेरे ख्याल से बेटर चित्र बनाने की ये संरचना है। बाकी आप जो भी माप ले सको वो ले लेना। यहाँ पर हम वृक्क बनाने जा रहे हैं, तो वृक्क का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा अंदर दबा के बनाना है, इस तरीके से। देखो आप, ये हमारा एक वृक्क तैयार हो गया। उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ डॉट्स बनाना है। याद रखना है डॉट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, बनाना हो तो बना सकते हो वरना चलेगा। दूसरा वृक्क इसकी तुलना में आधी लाइन जितना ऊपर खींचना है। खास ध्यान मित्र ये रखना है आपको कि ये वृक्क बनाओ तो एक हल्की सी लाइन खींच लेना, उसके लेवल में ये बना देना, तो ही सही बैठेगा वरना नहीं बैठेगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा वृक्क बन गया। चलो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको दोनों वृक्क के बीच में एक हल्की सी लाइन खींचना है। ठीक है, ताकि सेंटर का भाग अच्छे से बना रहे, इसलिए। अब यहां से हम एक महाशिरा लेते हैं, उसको इस तरीके से बनाकर थोड़ा लंबा कर देना है। यहाँ से ये महाशिरा इस वृक्क के अंदर दाखिल होती है और यहाँ से निकल कर ये पीछे की ओर मुड़ जाती है। ये हमारी हो गई महाशिरा। ठीक है, और उनमें से निकलने वाली ये वृक्क शिरा हो गई। ये वृक्क शिरा। उसके बगल में दूसरी एक महाधमनी बता देनी है, उसका ये वाला हिस्सा ये पीछे से लेकर के यहाँ निकालना है, ऐसे बताना है। ठीक है, फिर यहाँ से पीछे से निकल कर ये जो सेंटर लाइन थी उसकी उस बाजू बता देना है, फिर यहाँ से उसको लंबा करके ऐसे बताना है। आप तो चित्र में हमसे ज़्यादा बेटर हो, इसलिए आप तो अच्छा बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, फिलहाल इतना हम स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ से एक जोड़ी मूत्रवाहिनी को पीछे की ओर ले जाना है। इस तरीके से ये बन जाएगी मूत्रवाहिनी। सेम उसी तरह इस वृक्क में यानी इस किडनी में से भी इसको पीछे की ओर ऐसे लंबा बना देना है।
ऐसे। चलो, ये बन गई हमारी मूत्रवाहिनी। ये बन गया वृक्क। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बना पाएंगे, तो यहाँ पर अभी हम बनाने जा रहे हैं मूत्राशय की थैली। थैली के जो बीच वाला ये मूत्र मार्ग है ना, वो सेंटर लाइन पे आ जाना चाहिए, यानी आपका चित्र बिल्कुल सही बैठ जाएगा। इसलिए बीच में सेंटर लाइन हमने खींच पाई थी। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर हम इससे थोड़ा लंबा कर देते हैं और यहाँ पर जाके 2 हिस्सों में बट जाती है। ऐसे। ठीक है। दूसरी भी, जिसको क्या बोला था हमने, महाधमनी। और उनमें से निकलने वाली जो धमनी होती है, इसे हम वृक्क धमनी कहते हैं। उसको भी पीछे की ओर लंबा करके ऐसे मोड़ देना है यहाँ से। ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया मूत्राशय, जिसके अंदर मूत्र का संग्रहण कर दिया जाता है। और ये हमारा बन गया मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र का निष्कासन कर दिया जाता है। ठीक है। खास याद रखना है कि मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है, उसमें जो वृक्क होते हैं ना, वो हमारे रुधिर में से मूत्र को अलग कर देने का कार्य करता है। यानी कि मूत्र हमारे रुधिर में ही होता है, रुधिर में से निकालकर उसको बाहर निकालने का कार्य वृक्क करता है। वृक्क में आए उत्सर्ग इकाई, जिसके आगे हम बात करेंगे। अब रुधिर में से मूत्र को अलग कैसे कर दिया जाए, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, चित्र बनाना है, वीडियो सेव करना है और ऐसे स्टॉप करते करते इसका मस्त चित्र बना देना है। 4 लाइन का ये वृक्क बनाना है और दोनों वृक्क के बीच का डिस्टेंस 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखना है और बाया वृक्क आधी लाइन ऊपर खींचना है। एक खास याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू दोस्तों।